नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज खेल पलट गया। केजरीवाल के पुराने वीडियो अब बीजेपी ढूंढ रही है। केजरीवाल बंगले में तो फंसे ही फंसे हैं। केजरीवाल दरअसल अपनी पुरानी बातों के चक्कर में ज्यादा फंस गए हैं। याद कीजिए, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त उनके बंगले के वीडियो वायरल हुए। तब उन्होंने कहा, बंगला छोड़ दूंगा, छोटे से कमरे में रहूंगा। और अब खबर आ रही है कि सरकारी बंगले में 45 करोड़ का रेनोवेशन कराने के बाद भी कम पड़ रहा है। आसपास के बंगले को भी खाली कराया जा रहा है। केजरीवाल जिस इलाके में रहते हैं, वहां मुख्यमंत्री के अलावा अफसरों को बंगले और फ्लैट्स मिले हुए हैं। आज खबर आई कि केजरीवाल ने कहा, यह बंगला छोड़ दीजिए, कहीं और बसाते हैं आपको। केजरीवाल के करीबी लोग बताते हैं कि पार्टी में चर्चा गर्म है। जिस सड़क पे केजरीवाल का घर है, सरकारी बंगला है, वहां धीरे धीरे बंगले खाली हो रहे हैं और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। दिल्ली में तो इस बात की चर्चा ज्यादा है कि मुख्यमंत्री का बंगला पीएम हाउस जैसा होना चाहिए। अब इस चर्चे में सच्चाई कितनी है, जरा आपको यह बताते हैं। दिल्ली के सीएम क्या खुद के बनाए पीएम हाउस में रहना चाहते थे? क्या केजरीवाल दिल्ली के सीएम हाउस की जगह अपना खुद का पीएम हाउस खड़ा करना चाहते थे? यह केजरीवाल का महल है। महल के उस तरफ क्या है? इस चार दीवारी के उस तरफ केजरीवाल के पीएम हाउस वाले प्रोजेक्ट का कौन सा राज दफन है? पहले केजरीवाल महल के डेकोरेशन पर खुलासे, अब केजरीवाल महल के एक्सटेंशन वाले प्लान पर सनसनीखेज खुलासा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले चर्चा। दिल्ली के 8 फ्लैग स्टाफ रोड के रीडेवलपमेंट के बहाने केजरीवाल क्या डेवलप करना चाहते थे? 8 फ्लैग स्टाफ रोड पर बने सरकारी आवास में रहने वाले लोगों को शिफ्ट करने का ऑर्डर क्यों दिया गया? 28 जुलाई 2021 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट में ऐसा कौन सा बड़ा फैसला हुआ कि 8 एलओटीज को किसी और लोकेशन पर रिलोकेट किए जाने का फरमान सुना दिया गया? दिल्ली सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम के शब्दों पर गौर कीजिए। 45 दिन के अंदर सारे एलओटीज अपने अपने घर खाली करें। इस मेमोरेंडम की कॉपी जिन लोगों को भेजी गई, उसमें एक नाम तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पीएस भी थे। और जानते हैं उस वक्त दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन थे? सिग्नेचर आपके सामने है, नाम आपके सामने है। 8 फ्लैग स्टाफ रोड पर बने बंगले और फ्लैट्स के रीडेवलपमेंट और रेनोवेशन के बहाने घर खाली करो वाले ऑर्डर के पन्ने पर एक सिग्नेचर तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी था। तो क्या 45 करोड़ में केजरीवाल महल का बनना 45 दिन के भीतर 8 फ्लैग स्टाफ रोड पर बने फ्लैट्स और बंगलों को खाली करने का ऑर्डर देना, और इन तीनों ही सिचुएशन में केजरीवाल, जैन और सिसोदिया का नाम एक साथ सामने आना कोई बहुत बड़ा इशारा कर रहा है? क्या दिल्ली के सीएम हाउस में 8 फ्लैट और 2 बंगले मिलाने का था प्लान? क्या पीएम हाउस जैसा घर बनाना चाहते थे केजरीवाल? और क्या यह केजरीवाल के उसी प्रस्तावित पीएम हाउस जैसे सीएम हाउस के प्लॉट का मैप है? हमने गूगल अर्थ से 8 फ्लैग स्टाफ रोड और राजपुर रोड की इमेज निकाली है, और अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो आरोपों के मुताबिक ये पूरा प्लॉट उसी प्रस्तावित सीएम हाउस कॉम्प्लेक्स के मैप से मिलता जुलता है। चलिए गूगल अर्थ से निकाली गई इमेज पर इस वायरल मैप को फिट करके देखते हैं। देखिए किस तरह प्लॉट का ये नक्शा पूरी तरह स्पॉट पर फिट हो जाता है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि ये केजरीवाल का कौन सा एक्सटेंशन प्लान था? क्या केजरीवाल ने दिल्ली को ठगा? कौन सा राज छुपाया? तो क्या 45 करोड़ में अपना खुद का महल बनाने के साथ साथ केजरीवाल एक दूसरा ही ताजमहल खड़ा करने की फिराक में थे? इन सारे सवालों के जवाब उन दस्तावेजों में हैं जो इंडिया टीवी को मिले हैं। जो पहला फ्लैट खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ वो राजपुर रोड पर है। एड्रेस है 45/1 राजपुर रोड।
ये फ्लैट नोटिस के वक्त खाली था। 45/2 राजपुर रोड पर मौजूद फ्लैट को भी खाली कराने का आदेश मिला। ये फ्लैट केएस शहरावत को अलॉट था। उनको CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट करने का ऑर्डर मिला। फ्लैट नंबर 3 भी राजपुर रोड पर है। 45/3 राजपुर रोड पर मौजूद फ्लैट IAS अफसर नेहा बंसल को अलॉटेड था। नेहा बंसल को कहा गया कि वो कोर्ट लेन में शिफ्ट हो जाएं। चौथे फ्लैट का एड्रेस भी उसी राजपुर रोड पर ही है। यह गुरदीप सिंह को अलॉटेड था। उन्हें 17/6 राजपुर रोड में शिफ्ट होने को कहा गया। 45/5 राजपुर रोड पर मौजूद 5वां फ्लैट चारू अग्रवाल को मिला था। उन्हें भी राजपुर रोड में 33/25 में शिफ्ट होने का फरमान मिला। फ्लैट नंबर 6 जो 45/6 राजपुर रोड पर है, वो विनोद कुमार को अलॉट था। उन्हें CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट होने का ऑर्डर आ गया। 45/7 राजपुर रोड पर रमेश कुमार रह रहे थे। उन्हें भी CWG गेम्स विलेज शिफ्ट करा दिया गया। फ्लैट नंबर 8 भी 45/8 राजपुर रोड पर ही है। यह फ्लैट नोटिस के वक्त खाली था। सिर्फ फ्लैट खाली कराने से ही सीएम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पूरी नहीं हो जाती। सूत्र बता रहे हैं कि 2 बंगले भी सीएम हाउस में मिलाने का प्लान बना था। पहले बंगले का पता है 8A फ्लैगस्टाफ रोड, दूसरे बंगले का पता है 8B फ्लैगस्टाफ रोड। चलिए अब आपको वो बंगले दिखाते हैं जिन्हें सीएम कॉम्प्लेक्स में मिलाने की चर्चा फैल गई है। फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास है। इसके ठीक बगल में 8A और 8B वाले बंगले हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने सीधे प्लॉट से समझाया है, केजरीवाल का संभावित प्लान बताया है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री निवास को एक्सटेंशन कराकर मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं? इस वक्त मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने यानी कि दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे, और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास। और इंडिया टीवी के पास है फाइलों के कुछ कागजात, दिल्ली सरकार की फाइलों के कुछ कागजात। ये कागजात ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास के साथ ठीक सटे जो 2 बंगले और 8 फ्लैट हैं, उन्हें मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन के नाम पर खाली कराया गया। और मुख्यमंत्री निवास का जो बंगला है उसके ठीक साथ आप देखें तो 8 फ्लैग स्टाफ रोड के जो 2 बंगले हैं, इसके साथ कुछ सरकारी क्वार्टर हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि एक मुख्यमंत्री निवास को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पे बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी ये था कि साथ के जो मकान हैं उन्हें खाली कराया जाए और फिर से मुख्यमंत्री निवास का एक्सटेंशन करके इसको इसमें शामिल करा लिया जाए। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने जो कहा, जो फाइलें हैं वो ये बता रही हैं कि आवास खाली कराया गया है, मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन की बात कही जा रही है। सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मामले में काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसमें सबसे पहले राजीव गांधी रहते थे, जो मौजूदा भी निवास स्थान है, उसके बाद वीपी सिंह ने उसे प्रधानमंत्री के अस्थायी निवास के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। और देश की जो सुरक्षा एजेंसी है एसपीजी, उन्होंने सुरक्षा कारणों से आसपास के जो बंगले थे उनको लेकर एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से एक बंगला गेस्ट हाउस है, एक बंगला ऐसा है जिसमें पूरा एसपीजी का दफ्तर चलता है, एक प्रधानमंत्री का कार्यालय है और एक प्रधानमंत्री रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंगले बड़े हैं, लेकिन 2-2 कमरे के 2 बेडरूम वाले ही बंगले हैं वो, लेकिन सुरक्षा वजह से उसे एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट किया गया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं कि इसी तरह से उनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो? लाजमी तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर सवाल खड़ा होगा कि क्या मुख्यमंत्री के लिए ज़रूरी है कि इतनी बड़ी रिहाइश की जाए। मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर और पहले ही काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार से रिनोवेशन के नाम पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में ये फाइलें और ये कागजात बता रही हैं कि किस प्रकार से न सिर्फ रिनोवेशन बल्कि मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के नाम पर बंगले को एक्सटेंड करके एक भव्य रूप देने की भी तैयारी चल रही है। 8 फ्लैट और 2 बंगले मिलाने के बाद सीएम कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा और कितना विशाल बनेगा, ये आप इस नक्शे से समझ सकते हैं। बीजेपी इसीलिए केजरीवाल के महल और महल के आसपास के प्लॉट्स के एक्सटेंशन वाले प्लान को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। हर मिनट नई नई थ्योरी दे रही है, केजरीवाल के नए नए पोस्टर जारी कर रही है। फिलहाल अगर इस बंगले को देखें आप, सिविल लाइंस का ये जो बंगला है, तो आसपास के जो पूरे इलाके हैं
उसमें दो हिस्सा है। एक तरफ जो सामान्य लोग रहते हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी निवास स्थान है जिसको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसमें रहते हैं, उसके ठीक साथ जो दो बंगले हैं उन्हें खाली कराया जाए। वहां तक चल के देखते हैं। जैसे फिलहाल अभी हम लोग मुख्यमंत्री निवास से आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास से आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री का जो निवास जहां खत्म होता है उसके बाउंड्री से ठीक सटे दो बंगले हैं और उन दोनों बंगलों को भी खाली कराया गया है। और उसके साथ जो गवर्नमेंट कुछ क्वार्टर हैं जो सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए जाते थे उन्हें भी 8 वैसे क्वार्टर्स को खाली कराया जा रहा है। और सामने का जो पूरा हिस्सा है वो राजपुर रोड है, यानी कि फ्लैग स्टाफ रोड और राजपुर रोड। इस पूरे हिस्से को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाने की योजना की बात कही जा रही है दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के द्वारा। फिलहाल निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री के निवास को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक बवाल है, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हमलावर है कि कैसे रिनोवेशन के नाम पे तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ऐसी बात कही जा रही है। और अब मुख्यमंत्री के निवास को बढ़ाने की बात, इस पूरे एरिया को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप करने की बात समझा जा सकता है कि ये भी अपने आप में कितना बड़ा सियासी बवाल खड़ा करेगा। बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो केजरीवाल महल और केजरीवाल के सीएम कॉम्प्लेक्स को घोटाला बता रही है, जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली वालों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने महल का शोर दबा रहे हैं। खुद भी ट्वीट कर रहे हैं, अपने नेताओं से, अपने सांसदों से भी वही ट्वीट करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी सिंपल है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों को ब्लैकआउट करो, उल्टे मोदी से ही सवाल पूछ लो। आम आदमी पार्टी ने पहले महल और अब महल के एक्सटेंशन वाले सवालों को मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की रणनीति करार दिया है। यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना है ही नहीं। केजरीवाल की सरकार तो सिर्फ 5 जगह रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण कर रही है, इसीलिए सरकारी निवास को खाली करने का ऑर्डर जारी हुआ है। लेकिन केजरीवाल खुद अपनी ही कथनी और करनी की वजह से फंस चुके हैं, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब केजरीवाल ने अपने दोनों घर खुद ही छोड़े थे। ऑन कैमरा कहा था, छोटा घर दे दो, बड़ा घर नहीं चाहिए। कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और मेरे हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। मगर अब इन्हीं केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं कि ये अपने लिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। सोचिए, वीआईपी कल्चर की खिलाफत करते करते दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल अब शायद अपना ही लिया शपथ भूल गए हैं। महल के बाद फ्लैट और बंगले के पीछे पड़ गए हैं। आज केजरीवाल को अपनी कही एक ऐसी ही बात याद कर ही लेनी चाहिए। और ये जो टोपी है, ये है मैं आम आदमी हूं। साथियों, ये हमारी राजनीति का चिन्ह है। हमारे देश जो है वो केवल वीआईपी का देश बन गया। इस देश के अंदर सारी नीतियां वीआईपी लोगों के लिए बनती है। इसको बदलना पड़ेगा। अब ये वीआईपी नहीं चलेगा, वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। अब इसमें एक ही वीआईपी होगा इस देश के अंदर, आम आदमी। केवल आम आदमी होगा इस देश का वीआईपी और कोई वीआईपी नहीं होगा इस देश में। ऐसा लग रहा है कि से नो टू वीआईपी कहते कहते केजरीवाल खुद ही वीआईपी बन गए। 45 करोड़ वाले केजरीवाल महल को लेकर भी कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। बीजेपी का आरोप है कि सीएम हाउस के रेनोवेशन के बाद वहां 1 या 2 नहीं, पूरे 22 टीवी लगाए गए। आरोप तो ये तक लगे कि केजरीवाल ने अपने महल के लिए 85 इंच के 10 टीवी लिए। हर टीवी 10,43,150 रुपए में खरीदे, जबकि बाजार में एक टीवी की कीमत 3,98,000 रुपए है, यानी लगभग 6 लाख हर टीवी पर कमीशन और 10 टीवी में लगभग 60 लाख का हेरफेर। इस बीच जो सीक्रेट दस्तावेज सामने आए हैं उसमें एक और खुलासा हुआ है। गौर से देखिएगा, टेंडर में काटे गए इस पॉइंट को। अंदर जो लिखा है चौंकाने वाला है। केजरीवाल के घर के लिए जो टेंडर जारी हुआ था उसमें एक पॉइंट यह भी था कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को घर रेनोवेट करने का टास्क सौंपा जाएगा उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जाएगी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उससे 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यह सब टेंडर में लिखा गया था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बाद में उस पॉइंट को ही काट दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलने की शर्त ही टेंडर में से हटा दी गई।
सोचिए, जिस रफ्तार से केजरीवाल महल पर रोज रोज खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी और उसकी टॉप लीडरशिप पूरी तरह बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी के इकोसिस्टम से ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, वो बस वीडियो ही घुमा रही है। अभी भी मोदी का नाम ही जप रही है। विडंबना देखिए, ये वही केजरीवाल हैं जो कभी महल का नाम सुनते ही भड़क उठते थे। ये गीत गुनगुनाते थे कि हर महल से कहो कि झोपड़ी में दिए जलाएं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। मगर आज केजरीवाल खुद ही 45 करोड़ के महल में बैठ गए हैं और अब यही पर्चे दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह फैल गए हैं। सीएम रहते हुए केजरीवाल को 24 में पीएम बनने का चस्का लगा है, इसीलिए महल के बाद कॉम्प्लेक्स बनाने के सपने देख रहे हैं। मगर ये वैसा ही ख्वाब है जैसे नीतीश कुमार की इफ्तार में दिखा था। तब पीछे लाल किला का मॉडल था और अब केजरीवाल भी अपने सीएम हाउस को पीएम हाउस जैसा बनाकर पीएम के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मगर केजरीवाल के इसी प्रोजेक्शन में ही पब्लिक का रिजेक्शन है। साथियों, जिस तरह से देश को केजरीवाल जी ने एक तरीके से धोखा दिया है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका विपरीत किया, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपनी इच्छाएं जो उनकी है उनको पूरी करने के लिए किसी भी नियम को, किसी भी कानून को, किसी भी प्रॉपर्टी को वो तोड़ सकते हैं। ऐसा उनका आज की जनता उनको उनकी सच्चाई जान गई है। आज जन जन में एक क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से दिखावा कुछ और था, रियलिटी कुछ और है। एक पब्लिक सर्वेंट का घर कैसा होना चाहिए, उसे कैसे खुद को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये समझना है तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के घर में झांक लीजिए। केजरीवाल के महल का जवाब भी मिल जाएगा और आम आदमी पार्टी के मुखिया का असली मकसद भी पता चल जाएगा। ये सबसे पहले इनका ऑफिस है, ये देखिए मनोज जी, ये आपका ऑफिस है। 8 लाख का पर्दा कहीं लगा हुआ है क्या आपके यहाँ पे? देखिए, हमारे पर्दे आप देख सकते हैं। ये हमारा पर्दा है घर का, जिसको हम कभी कभी थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, कभी नीचे ले आते हैं। ये मेरा जो ये पर्दा है, शायद एक सीट जो होगी वो 250 से 300 की होगी। ये सोफा हमने खरीदा था 2014 में। हम बड़े अच्छे से बैठते हैं इस पे, आप भी बैठ सकते हैं। अच्छा है। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये पूरे सोफे का सेट पूरा 26,000 का था। और वो चेयर देखिए हमारी, बहुत अच्छी चेयर है। जो भी लोग आते हैं, आप भी बैठिएगा इस पे, बैठते हैं तो लोग अच्छा समझते हैं, कंफर्टेबल है। ये एक सीट 900 रुपए की है। हाँ, ये इसकी ये 225 रुपए का एक पर्दा है। 225 रुपए का एक पर्दा है। ये जो देख रहे हैं ना, ये एक सीट जो है 225 रुपए का है। तो ऐसा 4 मिला करके एक हो जाता है, तो 1000 रुपए का। और यही मैं सुन रहा हूँ कि उनका पर्दा 8-8 लाख का है। मार्बल भी आप देख। हाँ, मतलब मार्बल वियतनाम से मंगवाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पे जो है 6 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए। अब ये मार्बल क्या खराब है? आप यही मार्बल, ये मार्बल कहीं से भी खराब नहीं है और अच्छा लगता है इस पे बैठ के। कई बार हम तो इस पे बैठ जाते हैं, हम ऐसे बैठ जाते हैं घर में। हम लोग को कई बार खाना खाता हूँ ऐसे बैठ के, कि थोड़ा सा बैठ के आज खाना है। तो भी मुझे लगता है ये मुश्किल से ये 1500 रुपए की सीट होगी। ये डाइनिंग टेबल देखिए, ये 8 सीटर है और इस डाइनिंग टेबल की कीमत क्या होगी आप खुद अंदाजा भी लगा सकते हैं। और मनोज जी से पूछते हैं, कितनी कीमत होगी आपकी डाइनिंग टेबल की?
अब यही CPWD ने लगाया है और मुझे लगता है ये टोटल ज्यादा से ज्यादा 3,000 से 4,000 का होगा। आज कांग्रेस पार्टी के करीबी लोगों ने एक नया सर्वे लॉन्च किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों ने चुनावी बाजार में नया सर्वे निकाला और एक तरफा चुनाव होने का दावा कर दिया। कर्नाटक के जितने सर्वे हुए हैं उससे यह तो लगता है कि चुनाव मुश्किल है, टक्कर बराबर की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। गिनकर 10 दिन यानी 240 घंटे ही बचे हैं। कांग्रेस का सर्वे क्या कहता है? बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या इशारे करता है? क्या चुनाव बिल्कुल एक तरफा होगा या सारे सर्वे फेल हो जाएंगे? मोदी मैदान में उतरेंगे तो मैच जिता देंगे? चुनावी मैदान से लेकर पार्टियों के वॉर रूम तक से क्या खबर आ रही है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में 10 सीट का खेला होगा। क्या नरेंद्र मोदी 10 सीट से बाजी पलट देंगे? मोदी के पास 200 घंटे हैं। क्या अगले 200 घंटे में मोदी कर्नाटक के 5 साल डिसाइड कर देंगे? राहुल गांधी की पार्टी को कर्नाटक में अपनी सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस का अपना आकलन यह है कि 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 57 से 65 सीटों पर रुक सकती है और जनता दल सेकुलर 19 से 25 सीटें ही पाएगा। इस सर्वे को राहुल गांधी के करीबी योगेंद्र यादव प्रमोट कर रहे हैं। वही योगेंद्र यादव जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चले थे। राहुल गांधी जब कैमरे पर आते हैं तो कांग्रेस के नंबर बढ़ाकर 150 और बीजेपी के नंबर घटाकर 40 कर देते हैं। हमारी सरकार आने वाली है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। हमारी सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। उनको आप 40 सीटें दीजिए, कांग्रेस पार्टी को 150 दीजिए। गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए। राहुल गांधी ने जो फिगर बताया उसमें 100+ सीटों का अंतर है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के हेडक्वार्टर में जो इनपुट्स आ रहे हैं उससे निकला आकलन बिल्कुल अलग है। बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक इलेक्शन नेक टू नेक है, यानी लड़ाई बेहद करीबी है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है कि कर्नाटक में 90 और 100 की लड़ाई है, यानी दोनों प्रमुख पार्टियों में 10 सीट से ज्यादा का फर्क नहीं रहेगा। परंतु आपका एक वोट आने वाले 5 साल तक कर्नाटक किस दिशा में जाएगा, किसके हाथ में रहेगा, ये निर्णय करने वाला वोट है। आपका एक वोट 5 साल के लिए कर्नाटक को सुरक्षित करने वाला वोट है। आपका एक वोट 5 साल के लिए कर्नाटक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के हाथ में रहेगा या राहुल बाबा के नेतृत्व में रिवर्स गियर कांग्रेस सरकार में जाएगा, ये तय करने वाला है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वे कर्नाटक के अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। मोदी ने अमित शाह की ड्यूटी कर्नाटक में लगाई है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लगातार कर्नाटक में जमे हुए हैं। पार्टी के अंदर फीलिंग यह है कि पिछले 1 महीने में बीजेपी की पोजीशन बहुत इंप्रूव हुई है। यहां से नरेंद्र मोदी को पुश देना है। कर्नाटक में मोदी के प्रचार से बीजेपी सेकंड गियर लगाएगी, थर्ड और फोर्थ गियर जल्दी जल्दी लगेगा और मोदी ही कर्नाटक की कैंपेनिंग में टॉप गियर लगाएंगे। पिछले 24 घंटे से कर्नाटक में जहरीले सांप और विषकन्या की लड़ाई चल रही है।
ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. क्या कांग्रेस ने कैंपेनिंग के आखिरी राउंड में वो गलती कर दी जिसका बीजेपी इंतजार कर रही थी? मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है. एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं. माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप. अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है. मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है. मित्रों, देश के सारे प्रधानमंत्रियों की सूची में एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है जो गरीब के घर से पैदा होकर एक चाय बेचने वाले के बेटे के घर में पैदा हुआ और इस देश का प्रधानमंत्री बनकर करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है. जबान फिसली और सत्ता गई, ये एक बार नहीं कई बार प्रूव हो चुका है. मोदी को गाली देकर कांग्रेस 2022 में गुजरात हार गई. मोदी को गाली देकर कांग्रेस 2019 का चुनाव हार गई. मोदी को गाली देकर कांग्रेस 2014 का चुनाव हार गई. बीजेपी ने खरगे के बयान की औपचारिक शिकायत चुनाव आयोग से की है. ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है. जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है. कांग्रेस को खड़गे जी के बयान की माफी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए. इस तरह की मर्यादाहीन भाषा कभी भी नहीं बोली गई है, विशेष रूप से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा. चुनाव आयोग में शिकायत लेकर कांग्रेस भी पहुंची है. कांग्रेस पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर इस बयान को घुमा रही थी. हम आपको अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है. अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा. कर्नाटक में मुसलमान और गरीब कल्याण पहले से चल रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अमित शाह ने ओबीसी और गरीब वोटर के साथ टैग कर दिया. अब नरेंद्र मोदी इसे कैसे भुनाएंगे ये आगे बताते हैं. उससे पहले कर्नाटक के अब तक के सारे सर्वे देख लीजिए. सर्वे नंबर 1, कांग्रेस को 106 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है. बीजेपी को 79 से 89 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस 24 से 34 सीटों तक पहुंच सकती है. सर्वे नंबर 2, इसमें कांग्रेस को 98 से 108 सीटें, बीजेपी को 85 से 95 सीटें और जेडीएस को 28 से 33 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है. सर्वे नंबर 3, इसमें बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है. कांग्रेस 89 से 97 सीट, बीजेपी 98 से 109 सीट और जेडीएस 25 से 29 सीट. सर्वे नंबर 4 में भी बीजेपी के आगे होने की भविष्यवाणी की गई है. कांग्रेस 84 से 94 सीटें, बीजेपी 96 से 106 सीट, जेडीएस 29 से 34 सीट. सर्वे नंबर 5 के मुताबिक कर्नाटक में कांटे की लड़ाई है. कांग्रेस 95 से 105 सीट, बीजेपी 90 से 100 सीट
और जेडीएस 25 से 30 सीट। कर्नाटक का मैजिक नंबर 113 है। 5 सर्वे के रिजल्ट को कंपाइल करें तो बीजेपी और कांग्रेस में 10 से 20 सीटों का ही फर्क दिखता है, यानी 10 सीटों का स्विंग परिणाम बदल देगा। अगले 10 दिन में मोदी को वही 10 सीटें जीतनी हैं। कर्नाटक के काम में लगे बीजेपी नेताओं ने मोदी के आने से पहले जमीन समतल कर दी है। सत्ता मार्ग के कंकड़ पत्थर चुन चुन कर किनारे हटा दिए गए हैं। बेलगावी से मोदी कमल खिलाने की शुरुआत करेंगे। ये तो सभी मान रहे हैं, यहां तक बीजेपी भी मान रही है कि कर्नाटक में वो पीछे थी। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने बसवराज बोम्मई सरकार को पानी पिला रखा था। 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का फैसला करके बीजेपी फाइट में आई और प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करके कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। याद कीजिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसी साल दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की थी। नरेंद्र मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली की नारेबाजी को मोदी ने नॉर्थ ईस्ट तक में चुनावी मुद्दा बना लिया था। कर्नाटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ सकती है। ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। खरगे का बयान मोदी के लिए ऐसी फुल टॉस गेंद है जिस पर वो छक्का मारेंगे ही मारेंगे। क्या उसके बारे में अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, एक बार बोल दिया हूँ, खत्म। कि हमेशा वो ऐसी चीजें बोलते रहते हैं और दूसरों को पाठ पढ़ाते रहते हैं। अच्छे प्रधानमंत्री हर चुनाव को अलग तरीके से डील करते हैं। हर बार वो कुछ नया लेकर आते हैं। मोदी एग्जैक्टली वही नहीं करते जिसका अनुमान विरोधी लगाकर चलते हैं। तो कर्नाटक में मोदी क्या करने वाले हैं? धारवाड़ में होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान पर अगर गौर करें तो उन्होंने मोदी के अपमान को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। अब इसका नंबर गेम समझिए। 67% कर्नाटक में इतना बड़ा पिछड़ा वोट बैंक है। 17% लिंगायत और 14% वोक्कालिगा, यानी 31% वोट बैंक की चर्चा अक्सर होती है। लेकिन कर्नाटक में इनके अलावा भी ओबीसी जातियां हैं जिनके लिए बीजेपी यूपी मॉडल अपना रही है। कैटेगरी 1 सबसे पिछड़ा, इसमें उप्पारा और गोलस यानी दूध निकालने वाली जातियां हैं। कैटेगरी 2A अधिक पिछड़ा, कुरुबा यानी चरवाहा, इडगा यानी ताड़ी निकालने वाले, विश्वकर्मा, कुंबरा, देवांगा, मदीवाला, अगासा, तिगला और पतेगर। इस कैटेगरी में 100 के करीब पिछड़ी जातियां हैं। कैटेगरी 2B पिछड़े मुसलमान। कैटेगरी 3A में 12 से अधिक पिछड़ी जातियां हैं। इनमें वोक्कालिगा, रेड्डी, बलिजा, बंट्स और कोडवास शामिल हैं। कैटेगरी 3B में वीर शैव लिंगायत को रखा गया है। यूपी बिहार में 27% का एक मुश्त ओबीसी कोटा है। कर्नाटक में हर कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए अलग अलग कोटा है। कैटेगरी 2A के तहत मिलने वाले 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके बीजेपी ने 2% का कोटा कैटेगरी 3A यानी वोक्कालिगा में जोड़ दिया और 2% का कोटा कैटेगरी 3A यानी वीर शैव लिंगायत में बढ़ा दिया। कर्नाटक में बीजेपी का यही सबसे बड़ा गेम है जिससे 67% ओबीसी वोटर प्रभावित हो रहे हैं। मोदी आएंगे तो इस गणित को आसान भाषा में समझाएंगे। अभी कर्नाटक के लोगों को येदियुरप्पा, जेपी नड्डा और अमित शाह समझा रहे हैं। मुझे बताया गया कि गृह मंत्री जी पर
कल केस किया गया और उन्होंने कहा गया कि ये सिद्धारमैया के टाइम पर दंगे हुए, तो दंगे तो हुए ही थे। 80 कम्युनल राइट्स हुए तो कांग्रेस के टाइम में हुए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज जब से येडियुरप्पा जी की और बोम्मई जी की सरकार आई है, अमित शाह जी ने पीएफआई पर ठोस आधार पर बैन लगा दिया है। गैर राष्ट्रवादी लोगों को कोई जगह भारत में नहीं है। ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये आज के कर्नाटक की तस्वीर है। राहुल गांधी रोड शो करते हैं तो उसमें भी भीड़ आती है। बसवराज बोम्मई सड़क पर निकलते हैं तो यहां भी लोग जुट जाते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका अंदाजा भीड़ देखकर नहीं होता। प्रधानमंत्री के चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी ने अपना घर दुरुस्त कर लिया है। जगदीश शेट्टार भले ही कांग्रेस में चले गए, लेकिन कोई भी दूसरा नेता पार्टी विरोधी कोई बयानबाजी नहीं कर रहा। कांग्रेस ने चुनाव लोकल रखने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे नेशनल बना ही दिया। मोदी से गांधी परिवार तक ले जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जितना नेशनल होगा, कर्नाटक में जितना मोदी मोदी होगा, मोदी की पार्टी को उतना ही फायदा होगा। आज अतीक अहमद को लेकर एक नई कहानी सामने आ गई है। इस कहानी में एक नया किरदार भी जुड़ गया है। तस्वीरें आई हैं जिसका राब्ता अतीक अहमद से है, शाइस्ता से है। यह ऐसा खुलासा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस खुलासे का नाम है शबाना। एक था डॉन, एक है बेगम, कौन है नई मैडम? अतीक और शाइस्ता, शबाना से क्या था रिश्ता? अतीक का चैप्टर, पति पत्नी और नया कैरेक्टर। डॉन का साम्राज्य, शाइस्ता या शबाना, कौन है राजदार? यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की मिस्ट्री में पति पत्नी और वो वाली नई केमिस्ट्री क्या है? अतीक की कचहरी में पेशी के दौरान कोर्ट की ऊपरी मंजिल से झांक रही बुर्के वाली महिला के शबाना होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने कचहरी के सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया है। कौन है वो जो अतीक के बेहद करीब थी? कौन है वो जो देवरिया में अतीक से मिलती थी? कौन है वो जो साबरमती में अतीक से मिलने जाती थी? क्या अतीक ने उसे मकान बनवा कर दिया था? आखिर अतीक का शबाना से क्या रिश्ता था? क्या शबाना शाइस्ता की आंखों में चुभती थी? सूत्र बताते हैं कि साबरमती जेल में शबाना अतीक से मिलने जाती थी। अतीक ने प्रयागराज में शबाना को नया ठिकाना बना कर दिया था। शबाना का रिश्ता अतीक की फैमिली से नहीं बल्कि डायरेक्ट अतीक से था। वो जेलों में जाकर अतीक से मिलती थी, अतीक से बातें करती थी। बताया जा रहा है कि शबाना को अतीक का हर राज पता था। गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद की जो नई मिस्ट्री सामने आई है, अतीक और शबाना की जो नई केमिस्ट्री का खुलासा हुआ है, इसने पूरे गैंग की मैथमेटिक्स को बिगाड़ कर रख दिया है। अतीक की ऑफिशियल बीवी शाइस्ता फरार है और शबाना अतीक एंड गैंग का नया किरदार है। कहानी यह है कि साबरमती जेल में अतीक से मिलने अक्सर एक महिला जाती थी। बुर्के वाली यह महिला उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले भी अतीक से मिली थी। अतीक अहमद जिस जेल में भी बंद रहता था, यह महिला वहीं पहुंच जाती थी। साबरमती हो या देवरिया, बरेली और प्रयागराज जेल, हर जगह यह मैडम अतीक अहमद से मिलने जरूर जाती थी। इस महिला का नाम शबाना बताया जा रहा है। शबाना प्रयागराज के करेली की रहने वाली बताई जा रही है, जहां माफिया अतीक ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। अतीक और बुर्के वाली मैडम शबाना की मीटिंग की जानकारी अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी थी और खबर तो यह भी है कि बुर्के वाली महिला को लेकर शाइस्ता अतीक से खफा रहती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।